सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि शनिवार का दिन था। मेरे घर के बहुत सारे काम पड़े हुए थे। सबसे पहले पूरे घर की बारीकी से सफाई करनी थी और उसके बाद कपड़े धोने के लिए भी बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। शुरू दिन से ही ये सारे काम शनिवार वाले दिन ही सर अंजाम दिया करती थी। जब कभी मुझे स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती तो तब ये मैं काम कर लिया करती थी। अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरे नानी घर पर नहीं थी और मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही आदमी खड़ा था जो रोज़ाना हमारे घर में आता था और मुझे एक कार्ड देकर कहता कि आपके पार्लर में बुकिंग है। मैं रोज़ाना उससे माफ़ी कर लिया करती थी कि मैंने किसी पार्लर में कोई बुकिंग नहीं करवाई है। वह वहाँ से चला जाता, मगर मम्मी का रवैया मुझे परेशान कर दिया करता था। माँ रोना शुरू कर दिया करती थी और मुझे तो ये सब समझ नहीं आती थी। तो उसमें इतना परेशान होने वाली और रोने वाली कौन सी बात थी। कपिल मिश्रा को भुलाने की बहुत कोशिश करती, मगर मम्मी थी कि उनका रोना शुरू हो जाता था। एक ही बात कहती थी कि वह मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे, मुझसे दूर ले जाएंगे। मैंने नानी की तरफ हैरान नज़रों से देखती। मम्मी किसके बारे में बात कर रही थी? कौन मुझे ले जाएगा? नानी ने कहा, कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बहुत बोलती रहती है। उन दिनों मुझे स्कूल से छुट्टियां थी। हर रोज़ वह गाड़ी मुझे लेने के लिए आ जाया करती थी। हर रोज़ उस ड्राइवर को ये कहकर वापस कर दिया जाता था कि मैंने किसी पार्लर में कोई बुकिंग नहीं करवाई है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? आप रोज़ाना क्यों आते हैं और हर रोज़ मम्मी बच्चों की तरह रोना शुरू क्यों कर देती है? ये सारी समस्या मेरी समझ से बाहर था। कोई मुझे समझाएगा कि ये क्या हो रहा है? जब बार बार कई दिनों से यही समस्या होने लगा तो मैंने फैसला किया कि मैं इस बुकिंग पार्लर में ज़रूर जाऊंगी, मगर उसका मौका ही नहीं मिल रहा था। मम्मी हर टाइम मेरे पास ही रहती थी। अगर मैं पार्लर में जाने का नाम भी ले लेती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और फिर रोने लगती थी। उनके रोने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुखला जाती थी, मगर साथ दिल ही दिल में मुझे शक भी था। आखिर जाकर देखूं तो सही, इस पार्लर में ऐसा क्या है जो मैं इस पार्लर में गई तो कौन है जो मेरी बुकिंग करवा रहा है? कौन है जो ये चाहता है कि मैं इस पार्लर में जाऊं और क्यों? और इस पार्लर में जाने से किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये मामला मेरी समझ से बाहर था। क्या करूं? किससे पूछूं? मैं इस पार्लर में जाना चाहती थी और इस बात की हकीकत तक पहुंच जाना चाहती थी, मगर मम्मी और नानी की वजह से मजबूर थी। वह मुझे बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दे रही थी। उस दिन नानी घर पर नहीं थी और मम्मी अपने कमरे में सो रही थी। जब वह ड्राइवर आया, मैंने फैसला किया आज मुझे देख लेना चाहिए कि आखिर में ये क्या माजरा है। मैंने वह कार्ड अपने पास रख लिया और एक दिन नानी और मम्मी को अपने दोस्त के घर जाने को बोलकर मैं उस पार्लर में चली गई थी। मैं देखना चाहती थी कि उस पार्लर में ऐसा क्या है। उस पार्लर में पार्लर आई तो मैंने देखा ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पार्लर था और मैं यहाँ पर आकर पछता रही थी। अपने शक के हाथों मजबूर होकर मैं यहाँ आ तो गई थी, मगर यहाँ की सर्विस मैं लेने की अगर बात कहूँ तो मेरी औकात नहीं थी। मेरे पर्स में सिर्फ थोड़े से पैसे थे और अगर मैं यहाँ से कोई एक भी सर्विस ले लेती तो मेरे वापसी का कोई किराया नहीं बचता। अभी मैं खड़ी होकर सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं आगे कैसे जाऊँ, क्या मैं वापस जाऊं? अभी मैं खड़ी कसमुकस के बीच में घिरी हुई थी कि मेरे पास एक लड़की आई और मुझसे पूछने लगी, मैडम आपको कौन सी सर्विस लेनी है? मैंने उनके सामने उसके पार्लर का एड्रेस दिया और कहा, हर रोज़ आपका ड्राइवर मुझे ये कार्ड देकर जाता है। मेरी बात पर वह लड़की बुरी तरह से चौंक गई थी। उसने मुझे कहा, अच्छा आप यहाँ बैठिए। फिर उसने जल्दी से पार्लर बंद कर दिया और मुझे कहने लगी, आप तो हमारी खास कस्टमर हैं। मुझे और उसके साथ की एक और लड़की मिलकर मसाज रूम में ले गई। उन दोनों ने मुझे दाएं बाएं से इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे मेरे उन्हें भाग जाने का डर है। मसाज पार्लर रूम सबसे आखिर पे था और अब मुझे अजीब तरह से डर और घबराहट का एहसास होने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने उन लड़कियों को कहा कि कोई आपको गलत फहमी हुई है, आप मुझे किसी और के धोखे में लेकर आ रही हो। अब मुझे घर वापस जाना है, मुझे देर हो रही है। मगर वह तो जैसे मेरी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी और फिर वह मुझे मसाज रूम में लेकर गई। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ उसने मुझे बौखला दिया था। वहाँ पर वही आदमी था और मुझे लगा
कि वह मुझसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने आया है। डर में अपनी जगह पर सिमट कर रह गई थी। ज़मीन व आसमान मेरी निगाहों में घूम कर रह गए थे। वह दोनों लड़कियां वहां से चली गई थी। उसने उस आदमी की निगाहों में बहुत डरावनी असर देखने को मिल रहे थे। उस आदमी ने मुझे मेरे बीते हुए कल के बारे में बताने लगा। महीनों पहले उस आदमी से कब मिली थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ज़िंदगी सबकी ही मेरी तरह अजीब होती होगी। अधूरी ख्वाहिश, अधूरे ख्वाब, उन सब चीज़ों के साथ जीना कितना मुश्किल काम होता है, वे लोग ही जान सकते हैं जो इस समस्या से गुजर चुके हैं। मैं बहुत जानी मानी जैसे अपने पापा के नाम के अलावा और किसी चीज़ की खबर नहीं थी। मैंने बहुत बार अपनी माँ से अपने बाप और उसके ख़ानदान के बारे में पूछा, मगर हर बार मेरी माँ मेरी बात को टाल दिया करती थी या फिर मेरे सवाल पर चुप रह जाया करती थी। फिर माँ से मायूस होकर नानी की तरफ जाती थी। माँ और नानी दोनों के अलावा और किसी भी तीसरे रिश्ते को मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने आँख खोलते ही उन दोनों को ही अपने पास देखा था। माँ से ज़्यादा मैं नानी के करीब और अपनी हर बात नानी से शेयर किया करती थी। बचपन में ही माँ को एक ही हालत में देखती जा रही थी, वह अपने होशो हवास में नहीं रहती थी। नानी ने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की और हमारे नानी की पेंशन से ही हमारा गुजर बसर होता था। नानी बेचारी सारा दिन लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी, वह बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। मैं अक्सर नानी को मम्मी के लिए चुप करके रोते हुए देखा था। जब उनसे रोने की वजह पूछती तो वह मुझे टाल दिया करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे, जिनका जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं था। मम्मी तो न जाने कौन सी दुनिया में ही गुम रहती। होश में कम कम ही पाई जाती थी और जब होश में होती थी तो उन्हें मेरी बहुत फिक्र लग जाती थी। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मेरे कौन सी सहेली है, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ क्या क्या बातें करती हूँ। मेरे स्कूल से आने के बाद उन्हें ये सारी रिपोर्ट चाहिए होती थी। शुरू में तो मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, मगर अब धीरे धीरे इस बात पर झुंझलाहट का शिकार होने लगी थी। और अब मैं 12वीं पास कर ली थी। हमारे घर के हालात अगर बहुत बुरे नहीं थे तो बहुत अच्छे भी नहीं थे। मैं जानती थी कि नानी बहुत मुश्किल से खींचतान करके गुजारा करती हैं, इसलिए मैंने उनके साथ फालतू किसी भी तरह की कोई फरमाइश नहीं किया करती थी। 12वीं करने के बाद नानी ने मेरा सरकारी कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। वह मुझसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती थी और मैं भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और नानी मुझे भरपूर सपोर्ट कर रही थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था, उनसे जितना हो सकता था वह मेरे लिए करती रहती थी। मुझे उनका भरपूर एहसास था। मेरा भी यही कहना था कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं, क्योंकि वह इस उम्र में भी मेरे लिए इस तरह से मेहनत कर रही थी ताकि मैं किसी काबिल हो सकूं। इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी सेवा करूं, उनके काम में हाथ बटाऊं। मुझे इस बात का एहसास होता था कि मुझे ज़िंदगी में अपने लिए और मम्मी और नानी के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी नानी मुझे अक्सर समझाती थी कि मेरी ये हमेशा ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे माँ पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सके, मगर उसने मेरी ख्वाहिश का इज्जत नहीं किया। ये बात कहने के बाद नानी बहुत उदास हो जाया करती थी। हमेशा ऐसा ही होता था। मैं अपने माँ बाप के बीते हुए कल के बारे में नहीं जानती थी। मुझे अपने माँ बाप और उनके ख़ानदान के बारे में कोई भी खबर नहीं थी और जब नानी से पूछती तो वह उदास हो जाती थी और ना जाने कौन सी दुनिया में खो जाती थी। मैं अपनी नानी को उदास नहीं देख सकती थी। मेरा जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया तो मेरे बहुत से अच्छे नंबर थे। नानी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पूरी पढ़ाई होने से पहले तुम्हारी किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी और देखो आज किस हाल में है। अब मैं चौंक ही पड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ था कि नानी मुझसे मेरी मम्मी के बारे में, उनके बीते हुए कल के बारे में कोई बात करने वाली थी। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ने क्या किया था। नानी कुछ कहते हुए चुप हो गई और फिर मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस बारे में जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी, न जाने मुझसे मम्मी के बारे में क्या कहने वाली थी। दिन इसी तरह से पर लगाकर उड़ने लगा था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद
मैंने आगे की पढ़ाई प्राइवेट करने का इरादा किया। फिर मेरा इरादा था कि किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लूँगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करती रहूँगी, क्योंकि मैं नानी पर अब ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी। पहले ही मेरी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा बोझ था। घर की सारी जिम्मेदारी उनकी थी। माँ के दवाइयों का, हर चीज़ का किसी तरह से पूरी करती होंगी। कई समस्याएं उनके आगे खड़े थे और वे अकेली जान क्या क्या करती। मगर जब नानी को मेरे इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कहा कि तुम बस अपनी पढ़ाई की सिलसिला ख़त्म नहीं करना। मैं तुम्हें बहुत आगे तक देखना चाहती हूँ, तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। मैंने नानी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इतने ज़्यादा खर्चे को कैसे बर्दाश्त करेंगी, मगर उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। सोचना तुम्हारा काम नहीं है, जैसे भी करूँ ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा तुम पर एहसान नहीं है। नानी की मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी पढ़ाई का उन पर बोझ नहीं डालूंगी। इसलिए मैं एक लड़की के साथ मिलकर ट्यूशन सेंटर खोल लिया था और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इस तरह से मेरी पढ़ाई का खर्च पूरा हो जाता था। नानी का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया था। नानी मुझसे गुस्सा थी, इस तरह से तुम कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकोगी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और अपनी पोजीशन को मैं हमेशा बरकरार रखूंगी। आप इस बारे में किसी तरह का कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। मैंने फिर अपना वादा पूरा किया था, अपनी पोजीशन को बरकरार रखा था और अब मैंने टीचर की डिग्री भी नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आई थी। इसलिए अब मेरा इरादा जॉब करने का था। मगर नानी अभी भी इस हक में नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं कम से कम और आगे की पढ़ाई करूं। मगर मैंने सोच लिया था कि मम्मी का भी अच्छी तरह से इलाज करवाना है और नानी की भी तो पूरी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त करते हुए बीत गई थी। उन्हें अब आराम और सुकून की ज़रूरत है। मैंने जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मगर जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाती वह आगे से एक्सपीरियंस लेटर भी मांगते थे। मैं सोचती थी कि जब तक मैं जॉब नहीं करूँगी तब तक मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से आएगा। मैं एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहाँ पर ऑफिस में 2-3 लोग बैठे हुए थे। एक 45 का उम्र का था और 2 लोग जवान थे। और जिस बात पर मुझे हैरानी हुई थी वह कौन सा चौंका देने का अंदाज़ था। वह मुझे देखकर चौंक गए थे, जैसे मुझे देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए हों। उन्होंने भी इंटरव्यू देने से पहले मुझसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि मैं इससे पहले कहीं पर जॉब करती थी, मगर मुझे इस सवाल से इस तरह चिढ़ हो गई थी कि इसका ये सवाल पूछते ही मुझे गुस्सा आ गया और थोड़ी बदतमीज़ी से बोल पड़ी। जब आप जैसे लोग नौकरी नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। आप लोगों को तो शायद इंटरव्यू लेने का शौक़ होता है। जॉब तो आप लोगों ने पहले ही किसी और को दे दी होती है। जब रखना ही नहीं होता तो आप लोग हम जैसे लोगों का टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। हमारी आंखों को ख्वाब दिखाकर, नई उम्मीद लगाकर और बगैर काम देखे किस तरह से कह देते हैं कि आप इस नौकरी के लिए अच्छी नहीं हैं। वह तीनों हैरत से हक्का बक्का बैठे के बैठे रह गए थे। एक आदमी जो थोड़ा कम उम्र का था वह भी मेरी बदतमीज़ी से गुस्से में आ गया था। हम दोनों में अच्छी खासी तकरार हो गई थी और फिर इसके बाद गुस्से में वहाँ से आ गई और मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अब किसी भी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाऊंगी। स्कूल में नौकरी कर लूँगी या फिर कोई हुनर सीख लूँगी, मगर आज के बाद मैं ऐसे किसी जगह पर जलील होने के लिए नहीं जाऊँगी। घर आने के बाद मैंने नानी को सबके बारे में बताया। नानी और मम्मी दोनों ही मेरे पास बैठी हुई थी और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मैंने जब मम्मी को कंपनी का नाम बताया वह दोनों हैरान परेशान हो गई। ये सुनकर मम्मी के तो हाथ पांव फूलने लग गए थे। मैंने हैरत से उन दोनों को देखा। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग इस तरह क्यों परेशान हो रहे हो? नानी ने खुद को मुश्किल से संभाला और कहने लगी, अगर तुम इसी तरह से हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े करती रहो तो ऐसे कैसे काम चलेगा। खुद में थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो, थोड़ा आराम से काम लिया करो। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बात कुछ और ही है। उन्होंने तो मुझे ये कहकर टाल दिया था कि उन्हें ये बात बुरी लगी है कि मुझे किसी भी अनजान आदमी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। वह क्या सोचता होगा तुम्हारी परवरिश करने वालों के बारे में। अब की बार मैं शर्मिंदा हो गई थी। मैंने नानी से माफ़ी मांगी
अचानक से मम्मी की तबीयत बहुत अजीब सी हो गई थी। वे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आने लगी थी और ऐसी समस्या उनके साथ कभी भी हो जाती थी। नानी मेरे सामने उनके साथ कोई बात नहीं की थी और उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान परेशान होकर ये सारी कार्रवाई देख रही थी। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ये सोचकर हैरान हुई थी। और उससे पहले तो कभी भी इन लोगों का रवैया ऐसा नहीं था। न जाने अचानक से क्या हुआ था। शाम तक वे दोनों नॉर्मल हो गई थीं। नानी ने मुझे वादा कर लिया, मैं आज के बाद किसी से भी इस अंदाज में बात नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। एक ही हफ्ता बीता था और शाम के टाइम अपने मोहल्ले के एक लड़की से पार्लर का काम सीख रही थी। उन्हीं दिनों वह गाड़ी रोज़ाना आने लगी थी और मैं मम्मी और नानी से छुपते छुपाते उस पार्लर में आ तो गई थी, मगर अब आकर पछता रही थी। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसके साथ मैंने इंटरव्यू में बदतमीज़ी की थी और मुझे लगता था वह अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए आया है, मगर उसके चेहरे के असर कुछ और कह रहे थे। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। मेरी सारी बहादुरी हवा में उड़ गई थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बड़ी शिद्दत से अपने भगवान को याद करने लगी थी। ये टाइम जैसे भगवान ने स्वीकार कर लिया था। अचानक से मम्मी और नानी वहाँ पर पहुँच गई थी। उन दोनों लोगों के अंदाज़ा से ऐसे लग रहा था जैसे वह सब एक दूसरे को जानते हों। नानी उससे बहुत गुस्से से बात करती हुई आगे बढ़ी थी और फिर मुझे लेकर वहाँ से घर आ गई। पूरा रास्ता हम लोगों में से किसी ने कोई बात नहीं की। मैं जो चोर बनकर चुप से सर झुकाकर बैठी हुई थी, मुझे उस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने मम्मी और नानी को बताए बगैर यहाँ आकर गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर घर आने के बाद भी मैं शर्मिंदा से उन दोनों से नज़रें चुराए फिरती रह गई, मगर उन दोनों ने ही मुझसे कोई बात नहीं की। हैरत मुझे इस बात का हो रहा था, ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे। वह इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक और उसका मेरी मम्मी और नानी से क्या मतलब था, मगर ये बात मैं किससे पूछती। 100 सवाल दिमाग में लिए मैं अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में ही बिजी रही थी। उस दिन मैं जब स्कूल से वापस आई तो घर में एक अजीब सी चहल पहल नज़र आ रही थी। मैं हैरान परेशान होते हुए जब नानी के कमरे में गई तो वहाँ पर अजीब सी माहौल बना हुआ था। सब अनजान चेहरा वहाँ पर मौजूद थे और कुछ औरतें थीं जिन्होंने मुझे खुद के साथ लपेट लिया था। मैं मोहब्बत से उनकी तरफ देखकर हैरान परेशान रह गई थी। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग चले गए तो मैंने नानी से पूछा वे कौन लोग थे। नानी ने मेरे सर पर जैसे बम फोड़ने लगी और कहने लगी, वह तुम्हारे ददियाल वाले थे। मैं हैरत से उन लोगों को देखने लगी थी, मगर अब यहाँ पर वो क्यों आए थे और मेरे पापा कहाँ हैं। नानी चुप से सर झुकाकर बैठी रही, फिर कहने लगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ घर वालों की मर्जी के बगैर शादी की थी और वह लोग उस शादी के हक में नहीं थे, ना ही उन्होंने तुम्हारी माँ को अपनाया था। तुम्हारे पापा को जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। फिर शादी के 2 साल के बाद ही तुम्हारे पापा को कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी में जकड़ लिया था और वे दुनिया से चले गए थे। तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ गया। तुम्हारे बाप के 2 भाई थे, उन दोनों के तुम्हारी माँ से सारी जायदाद हड़प लिया था, जो कि तुम और तुम्हारी माँ उस जायदाद के हक में थे। उन्होंने तुम्हारी माँ को धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे माँ ने जायदाद का अपने हक के बारे में कोई बात की तो तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे पापा के गम ने ही तुम्हारी माँ को पागल कर दिया है और उसके गम में ही वह जिंदा होते हुए भी मुर्दों से बदतर ज़िंदगी बिता रही है। तुम्हारे ददियाल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहते हैं और तुम्हें फिर अपने ख़ानदान की बेटी स्वीकार करते हैं। मेरे लिए ये सब बातें परेशान कर देने वाली थी, मगर मुझे क्या पता था कि अभी ये सारी बातें होना बाकी हैं। नानी ने बताया कि तुम जिस दिन फैक्ट्री में नौकरी के लिए गई थी इंटरव्यू देने, वह तुम्हारे चाचा की फैक्ट्री थी, इसलिए तुम्हारी माँ डर गई थी वह कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। नानी ने मुझे पूछा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं कर सकती और मेरा फ़ैसला मेरी नानी और मम्मी की मर्ज़ी में ही शामिल था। सारी ज़िंदगी में दौलत के लिए तरसती रही। पापा की दौलत जायदाद होते हुए भी मैं एक एक पैसे के लिए तरसती हुई ज़िंदगी बिताई थी। अब उस रुपए पैसे का मैंने क्या करना था, अब उन रिश्तों का मैंने क्या करना था। मैंने उसके साथ जाने से
मना कर दिया था और तमाम दौलत जायदाद लेने से भी मना कर दिया था। फिर नानी ने मुझे समझाया कि अपना हक छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है। फिर अपनी जायदाद तो मैंने अपने लिए ले लिए। जिस फैक्ट्री में मैं नौकरी के हैसियत से गई थी, अब उस फैक्ट्री में मालिक के हैसियत से काम करने लगी थी। दधियाल वालों ने मुझे शादी के लिए बोलने लगे और अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे, मगर मेरी ना में हाँ नहीं बदली। मेरे पापा के साथ उनका खून का रिश्ता था। जब वो मेरे बाप की नहीं बन सके तो उन लोगों ने मेरा क्या बनना था। मैंने नानी की मर्ज़ी से शादी कर ली थी और फिर अपना बिजनेस अलग कर लिया था। अपने पति के साथ एक अलग ज़िंदगी बिताने लगी थी। ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।